अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज का रनडाउन। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तानी एक फ़ौजी जनरल हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इस खबर के पीछे क्या हकीकत और सदाकत है और भारत का और आदिल बाजा का इसमें क्या हाथ निकला है, इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत ने बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और उस हमले की क्या तफसीलात है, पाकिस्तान के किस शहर पर हमला हुआ है और क्या इसके पीछे की तफसीलात और पीछे घिनौनी साजिश है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज मैंने आपको बताना है कि चांद ग्रहण का ये दिन है जो आप देख रहे हैं। अभी थोड़े घंटे पहले जो है वो चांद ग्रहण गुजरा है। इस चांद ग्रहण की खूनी रात को बुशरा बीबी जो है वो जेल में खान साहब के साथ थी और वो जेल के अंदर क्या कुछ करती रही हैं और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या बताया है, इसके बारे में भी आज आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा आज आपको एक एविडेंस देना है जिसमें एक गद्दार भारतीय फौजी जो है वो पीटीआई वालों के साथ मुलाकात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो ये तमाम चीजें जो है आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। पीटीआई के लोग जो है वो अक्सर आपको कहीं ना कहीं ऐसी खुफिया मुलाकातें करते दिखाई देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इन शख्सियात के साथ इनका ताल्लुक जो है वो कहाँ से बनता है। आपको याद होगा पिछले दिनों आदिल बाजा जो है ये बुशरा बीबी के बारे में बड़ी गलीज गुफ्तगू करते हुए अपनी बीवी के साथ इसकी ऑडियो लीक हो गई थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसने जो है वो भारतीय फौजियों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी, जो ऑडियो जो थी वो लीक हो गई थी और उसके बाद वो शख्स जो है बिल्कुल खामोश हो गया था। अब जनाब क्या हुआ है कि पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी एक भारतीय फौजी ऑफिसर से मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो लीक हो गई हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं जी अब्दुल समद याकूब जो हैं, इनकी भारतीय फौजी ऑफिसर्स के साथ मुलाकातें हुई हैं और उसकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और ये तस्वीर जो है अब ये सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं, वायरल हो चुकी हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात जो है 25 अक्टूबर को हुई है और हुई भी इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में है जहां पर ये शख्स जो है वहां पर आया था। मुलाकात पाकिस्तान में हिंदुस्तान के डिफेंस अताशी हैं जी, ब्रिगेडियर हरदामन सिंह गिल, कैप्टन राजीव कुमार और अब्दुल समद याकूब के दरमियान ये हुई है। और सिक्योरिटी माहिरीन जो हैं उनका कहना यह है कि 9 मई के तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई तशवीश का बायस है। यानी कहा यह जा रहा है कि इससे पहले भी जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं तो भारतीय इसके अंदर जो हैं वो हाथ मुलव्वस होने के कई शवाहिद मिल चुके हैं। जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि ये जो आदिल बाजा नाम का शख्स है ये बाकायदा तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसीज के लिए काम करता है और बाकायदा तौर पर उनको रिपोर्ट करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अब्दुल समद याकूब है ये पीटीआई के सीनियर फाउंडिंग लीडर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया पीटीआई के लोगों से तो एज यूजुअल आए बाएं शाये वो ये जवाब देने से बिल्कुल कासिर रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीटीआई किन रस्तों पर चल रही थी और पीटीआई किन रस्तों पर चलकर क्या रास्ता 9 मई के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाना चाह रही थी। ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वक्त से पहले साजिश पकड़ी गई। हालांकि अभी भी बहुत देर हो गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है कि देर आए गलत नहीं आए। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो सुन के आपको बड़ी हैरानी भी होगी और आप बड़े परेशान भी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनके तावीज़ गंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से आप उनसे वाकिफ़ हैं। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह वो जिंदा मुर्गियां जलाती थी। अब तो उनका अपना मुलाजिम सामने आ गया जिसमें उसने चश्मदीद गवाह बनकर ये सारे इंकशाफात किए हैं कि किस तरह बुशरा बीबी जो हैं वो जिंदा बकरों की खाल उतार लिया करती थी, किस तरह से वो मुर्गियां जलाया करती थी। लेकिन आपको पता है कि जो मिडिल पास बुशरा बीबी हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए इमरान खान का दिमाग ख़राब कर दिया है। और ख़बरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि ये चौधरी शाहिद महमूद साहब हैं जी, इन्होंने खबर शेयर किया है ट्विटर के ऊपर और मैं उनके सोर्स के थ्रू आगे खबर आप तक पहुंचा देती हूँ। ये मोहतरम फरमा रहे हैं कि न्याजी साहब के साथ मुलाकात जो है वो अभी गुज़श्ता रोज़ जो हुई है यानी पिंकी पीरनी साहिबा की, उसमें वो बहुत तिलमिला रही थी। वो कहती थी मुझे किसी भी हाल में किसी भी सूरत न्याजी से मुलाकात करनी है। और न्याजी के साथ मुलाकात के दौरान जो है वो जो कह रहे लिखा हुआ है उन्होंने, मैं वो एज इट इज़ आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि न्याजी के साथ मुलाकात के दौरान इस बार पिंकी पीरनी ने सबको खूब वक्त डाला। पिंकी पीरनी जो है मुलाकात के लिए अडयाला जेल गई तो उन्हें मुलाकात वाले कमरे के अंदर लाया गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैंने आज न्याजी के सेल में जाकर मुलाकात करनी है। जेल इंतजामिया 1 घंटा उन्हें समझाती रही लेकिन वो नहीं मानी और बोला कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं इधर ही धरना दूंगी। इसके बाद न्याजी से राब्ता करके उनको आगाह किया गया और मुलाकात वाले कमरे के अंदर उनको ले जाया गया। वहां पर पिंकी पीरनी ने न्याजी के कान में कुछ कहा और न्याजी ने शोर डाल दिया। शोर इस बात का डाला कि आज हमारी मुलाकात मेरे सेल के अंदर जो है वो करवाई जाए।
जेल सुपरिटेंडेंट को छुट्टी होने के बावजूद बुलाया गया और उन्हें दोनों मियाँ बीवी जो हैं उनको उनकी ज़िद बताई गई कि वो कह रही हैं कि पिंकी पीनी साहिबा कि मैंने जेल के अंदर ही उनके साथ रहना है। जेल सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश की कि रूल्स के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है, तो न्याजी ने कहा कि जनाब आप समझें, उन्होंने मेरे सेल में कुछ पढ़ाई करनी है और सिर्फ 10 मिनट का अमल है जो उन्होंने करना है, 10 मिनट का चिल्ला शिल्ला वो कर लेंगी, उसके बाद वो चली जाएंगी। उसके बाद जेलर ने कहा कि जनाब ये जेल है, कोई जादूघर नहीं है, यहाँ के रूल्स इस बात की इजाज़त नहीं देते। लेकिन दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो इस बात के ऊपर बजिद रहे। उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है वो बहुत ही इंतहाई अहम है और अगर आज के दिन हमने ये चिल्ला ना किया तो बहुत मुश्किलात बन जाएंगी, हमें ये अमल करने दें। जेल सुपरिटेंडेंट ने उकता कर डीआईजी को फ़ोन कर दिया और उन्होंने आगे आईजी को फ़ोन कर दिया और आईजी ने सेक्रेटरी दाखिला को फ़ोन कर दिया। मुख्तलिफ फ़ोन घुमाने के बाद ऊपर से यही बोला गया कि ये जेल है, कोई बनी गाला नहीं है जहाँ पर जिंदा मुर्गियाँ जलाई जाएँ और काला जादू किया जाए। जेल सुपरिटेंडेंट ने दोबारा न्याजी साहब को सारी सूरत हाल बताई, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी फिर भी जिद करते रहे। तो उसके बाद जेलर ने जान छुड़वाते हुए कहा कि अगर ये अमल इतना ज़रूरी है तो ठीक है, हम एक फ़ोन आपको दे देते हैं, आप वीडियो कॉल करें और अपने सेल में जैसा जैसा आपको बोला जाए वैसा वैसा आप करते जाएं। फिर उसके बाद वही हुआ कि पिंकी पीनी साहिबा जो हैं वो मुख्तलिफ जगह छिड़काव करवाती रहीं खान साहब से और बेवकूफ़ खान साहब जो हैं वो उनकी बातों में पागल बन के वहाँ पर वो चिल्ले और जो वो उनको कहती रहीं कि इस कोने में अब ये छिड़को, इस कोने में ये छुफ छुफ और शुफ शुफ करो, तो वो करते रहे। इस खबर में कितने % सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात का हम सबको पता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो चिल्ले काटती हैं, वो जादू और तावीज़ गंडे करती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जेल हुकाम ने अगर उनको वीडियो कॉल की इजाज़त दी है तो ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन एक खबर बिल्कुल 100% कन्फर्म ये है कि खान साहब के अपने बेटों के साथ जो है वो फ़ोन पे बात करवाई गई, लेकिन अब खान साहब बजिद हैं कि हर हफ्ते उनके बेटों के साथ बात करवाई जाए। ये वही खान साहब हैं जो कहा करते थे कि राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा और नवाज शरीफ तुम्हें मैं वतन वापस लाकर जेल के अंदर तुम्हारा एसी उतरवाऊंगा और शहबाज शरीफ तुम्हें मैं इतना तंग करूंगा कि रातों को तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो आज वही खान साहब जो हैं वो लाडले खान साहब बने हुए हैं और उनकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी की जा रही है। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। ये खबर ज़रा सुनिएगा गौर से कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन आप हैरान होंगे कि भारत का इसके पीछे अभी एजेंडा क्या था, इस वक्त इस मौके पे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि कतर के अंदर जो उनकी बहरिया है, उस बहरिया के अंदर जो है वो 20 हिंदुस्तानी मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे थे, जिसमें से वो 20 के 20 जो हैं इसराइल के लिए जासूसी करते थे। उसके बाद हुआ क्या कि जो कतर है, कतर ने उन 20 के 20 जो लोग थे उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको सजाए मौत सुना दी, जिसमें से अभी फ़िलहाल जो शुरू में इनिशियली जिनको सजाए मौत होने जा रही है या हो चुकी होगी अब तक, वो हैं जी 8 अफराद जो कि भारतीय हैं। अब इसकी ये जो 8 भारतीय जासूस थे, ये कतर के अंदर नौकरी कर रहे थे और इनको जो सजाए मौत सुनाई गई है, इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत को ज़िल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद भारत ने क्या किया, भारत ने अपनी उस सुबकी को छुपाने के लिए, अपनी उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए जनाब क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की उनके मुख्तलिफ अहदाफ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खान साहब जेल में हैं उनके प्यारे, तो इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट करना। दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है वो उसकी जो नज़र है वो फ़लस्तीन से हटे और अपने डिफेंस की तरफ लग जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और सब लोग जो है फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जो पाकिस्तान है वो खामोशी से सब कुछ कर रहा है, वो बोल के कुछ नहीं कर रहा। तो वहाँ से पाकिस्तान के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जनाब क्या किया कि सियालकोट का जो इलाका है ज़फ़रवाल सेक्टर, वहाँ पे फायरिंग शुरू की। ये एक दिन पहले की बात है कि फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी और अभी तक वो फायरिंग जारी है। अब इन्होंने जो बिला इश्तिहाल फायरिंग की है उसके नतीजे में पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि ज़फ़रवाल से बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों के दरवाजे टूट गए, मतलब वो गोलियों के निशानों से छलनी हो गए, उनकी दीवारें, उनकी छतें जो हैं उनमें सुराख हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने फिर ऐसा फायर किया, बदले में इतना फायर किया कि फिर उनके जो गोला बारूद है वो आगे से खामोश हो गया। तो मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में हमारी अफवाज,
ہماری حفاظت کے لیے اللہ کے بعد جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری فوج جو ہے دنیا میں بہترین افواج میں سے ایک ہے. بہرحال بات اگر نکلی ہے پاکستانی فوج کی، تو پاکستانی فوج دنیا کی بہترین 7 افواج میں سے ایک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک کی آنکھ میں کھٹکتی ہے جیسے کہ اسرائیل یا بھارت، تو وہ ہر طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں. 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر کے لوگوں کو پاکستانی فوج کے اوپر زندگی میں پہلی بار یہ 75 سالہ تاریخ میں جو ان کے اوپر حملے کروائے گئے. اب جناب ہوا کیا ہے، ایک نیا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اس پروپیگنڈے کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی ایک جنرل ہیں جی، انہوں نے خودکشی کی ہے. پاکستانی فوج کے اندر جو ہے وہ اب خودکشیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اب اصل میں کہانی ہے کیا، میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ عادل باجا کی ایک ٹویٹ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ پاک فوج میں خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سینئر کمانڈرز کی طرف سے جونیئر افسران کے خلاف توہین آمیز سلوک ہے. لیفٹیننٹ حبیب احمد کی گزشتہ روز خودکشی پاک فوج کے ظلم و بربریت کی پالیسی کے خلاف ایک جونیئر افسر کا احتجاج تھا، ایک فوجی افسر کا بھیجا گیا پیغام. اب اس بندے نے یہ جو کہا ہے اور جو لکھا ہے، یہ بھارتی ایجنسیز کے لیے جو کام کرتا ہے، اس نے ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارتی فوج کے اندر خودکشیاں جو ہیں وہ بہت عام ہو چکی ہیں. اور بھارتی فوج کے اندر تو اللہ معاف کرے اتنے گندے گندے اسکینڈل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ واقعہ جو پاک فوج کے اندر ہوا ہے، اس نے اس کو جو ہے اس کا ایویڈنس بنا کر اس کو ایک پروپیگنڈے کے لیے جو وہ کہتے وہ تو دن رات کر ہی رہا ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے کہ یہ جو حبیب احمد ہیں، یہ بیسیکلی جنرل نہیں تھے، یہ ایک لیفٹیننٹ تھے، لیفٹیننٹ حبیب احمد. انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن خودکشی کے پیچھے جو ریزن ہے وہ تھی ان کے نفسیاتی مسائل. بتایا جاتا ہے، میرے جو سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کافی عرصے سے یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھے، اور نفسیاتی مسائل ان کے ذاتی تھے، ان کی فیملی کے کچھ مسائل تھے. اس کے بعد جب ان کی نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہوا تو ان کو تھیراپیز دی جا رہی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کا ذہنی علاج کروایا جا رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس سے کوئٹ کر دیا اور انہوں نے وہ جو اپنے نفسیاتی مسائل ہیں ان کے ہاتھوں جو ہے انہوں نے خودکشی کر لی، اور جو کہ ایک ٹوٹلی حادثہ ہے. ایک زندگی ختم ہوئی، لیکن نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ختم ہوئی اور ان کے ذاتی مسائل کی وجہ سے ختم ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک فوج کے اوپر آپ اس کا الزام لگا دیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایز یوزول یہ جو گندے لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کے اوپر گندی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو انتظار کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خبر آئے اور ہم اس کا پروپیگنڈا کریں. تو اصل خبر ہے جناب یہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ دار فانی سے وہ کوچ کر گئے، انہوں نے جی خودکشی کر لی. خودکشی بہرحال جس نے بھی کی ہو، جیسے بھی کی ہو، حرام ہوتی ہے. تو یہ ہیں جناب جی آج کی خبریں. اور یہ جو عادل باجا نامی شخص ہے، اس کے بارے میں خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اب اس کو ڈس اون کرنے جا رہی ہے، کہ جب سے خاص طور پہ بشرا بی بی کو گالیاں دیتے ہوئے اور ان کے اوپر گندے الزام لگاتے ہوئے انہوں نے آڈیو لیک کی ہے. تو جناب یہ آج کی خبریں تھی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ یہ جو پاکستانی جنرل لیفٹیننٹ کی خودکشی کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے؟ عادل باجا کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے؟ پی ٹی آئی ان سے اظہار لا تعلق کی کری، اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے؟ بھارت نے پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اور پنکی پینی اور خان صاحب کی ویڈیو کال جس میں وہ چاند گرہن کا توڑ ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.